गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि कैसा भी हमारे पास दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे वो गोलीय दर्पण हो, हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में उसका आकार कैसा है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब है वो बड़ा प्राप्त हो रहा है या छोटा प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब के आकार की वस्तु के आकार से तुलना करना ही क्या है, रेखीय आवर्धन है। कि हमारे पास जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से, वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कैसा है। तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे प्रतिबिंब के आकार की वस्तु के आकार से। तो इसी को हम रेखीय आवर्धन बोल रहे हैं कि अपना जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो वस्तु की तुलना में कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। ओके, तो रेखीय आवर्धन जो है इसमें हमें वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार की तुलना ही करते हैं। तो इसकी बहुत ही आसान सी परिभाषा है। जब भी दो राशियों में हम तुलना करते हैं तो उसका अनुपात लेके करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के आकार को हमने क्या मान लिया, एच डैश मान लिया, तथा बिंब के आकार को हमने क्या मान लिया, एच का अनुपात बोले तो एच अपॉन एच डैश अपॉन एच। प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार का जो अनुपात होता है उसी को हम गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इसलिए स्मॉल एम बराबर क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच। ओके, तो यहाँ पर ये तो प्रतिबिंब का आकार है, ये बिंब का आकार है, इन दोनों का अनुपात ले लिया तो तुलना आ जाएगी। तो m क्या होगा, रेखीय आवर्धन होगा। यहाँ से हम देखें तो h डैश बराबर m इंटू क्या आएगा, h आएगा। तो कहने का मतलब है प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार की तुलना में कितना गुना है, m गुना है। तो जो भी अगर आपको हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा है कि प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो वस्तु की तुलना में दोगुना है, तो दोगुना है, तो इसका मतलब जो दोगुना दे रखा है, जो दो दे रखा है वो क्या है, m की वैल्यू है। क्या है, m की वैल्यू है। ओके, मान लो हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में 8 गुना है, तो 8 जो है वो किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। वस्तु की तुलना में जितना भी गुना होगा वो m की वैल्यू ही होगी। ओके, तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ से हम रेखीय आवर्धन को, ये तो है प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के पदों में हमने इसको परिभाषित किया है। अब हम इसको प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के पदों में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ओके, कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए प्रतिबिंब दूरी बोले तो v तथा बिंब दूरी बोले तो u के अनुपात का ऋणात्मक मान, इन दोनों के अनुपात का क्या है, ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर तो देखिए एच डैश अपॉन एच, ये तो आकार के पदों में है, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार है, और ये दूरी के पदों में प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी, बट ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये अपना रेखीय आवर्धन आ गया। ओके, यहाँ पर हम रेखीय आवर्धन का अगर मात्रक और विमा देखें तो यहाँ पर देखो दूरी बटे दूरी, दूरी बटे दूरी, तो मात्रक नहीं होगा, तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। ये केवल यही बताती है कि अपना जो प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब की तुलना में कितना बड़ा है। ओके, अब देखिए आगे, अब हम सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। जो हमारे पास ये जो सूत्र आया है m बराबर -v
अपॉन यू, ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में हमें अगर किसी फॉर्मूले को अगर हम ड्राइव करते हैं तो, या हम किसी फॉर्मूले की व्युत्पत्ति करते हैं तो हमें डायग्राम लेना पड़ेगा, हमें उसका किरण चित्र बनाना पड़ेगा। किरण चित्र की सहायता से ही हमें डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखो m बराबर क्या है, माइनस वी अपॉन यू है। तो v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी है। तो इसका मतलब एक बिंब लेना पड़ेगा, उसका क्या बनाने पड़ेगा, प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सूत्र की व्युत्पत्ति, सूत्र की व्युत्पत्ति कौन से सूत्र की, m बराबर माइनस वी अपॉन यू, इस सूत्र की हम व्युत्पत्ति करना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम रे डायग्राम बना लेते हैं। ओके, कोई भी गोलीय दर्पण आप ले सकते हो, अवतल दर्पण भी ले सकते हो और उत्तल दर्पण भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। ओके, ये इसका पोल हो गया P, इसको ध्रुव बोलते हैं हम। ये इसका सेंटर हो गया C और P से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो इसकी क्या कहलाती है, मुख्य X होती है। और इसका जो मिड पॉइंट हो गया, इसका फोकस बिंदु हो गया F। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो हमने कोई वस्तु ली है, वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं। ये हमने कोई वस्तु ले ली AB क्या है, कोई वस्तु है। इस वस्तु का हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितनी प्रकाश किरणें चाहिए होती है, 2 प्रकाश किरणें लेनी पड़ती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणें लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब में क्या होता है। प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया था, परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो परावर्तित किरणें है या अपवर्तित किरणें है, वो कम से कम मिलेंगी तो कम से कम 2 प्रकाश किरणें तो लेनी पड़ेंगी। 2 प्रकाश किरणें लेंगे तभी तो मिलेंगी। एक अगर लेंगे तो वो किससे मिलेगी। ओके, तो हमें कम से कम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम उस वस्तु से कितनी प्रकाश किरणें भेजनी है, 2। अब देखिए, एक तो हमने यहाँ पर किस पर भेज दिया, P पर भेज दिया। कहां पर भेजा है, P पोल पर भेजा है। यहाँ पर देखो, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो हमने प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम पढ़े थे, अगर कोई प्रकाश किरण है वो P पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाकर, तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। दूसरी प्रकाश किरण को हम C से भेज देते हैं। किससे भेज देते हैं, C से। और जो C से जाती है वो इस दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी पद पर लौट आती है। एक तो परावर्तित किरण ये होगी और एक ये होगी। ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिल रही है, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A से B। ओके, डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अब आगे देखो, यहाँ से देखो ये क्या है, वस्तु है, मुख्य अक्ष से ऊपर रखी हुई है। वस्तु की जो आकार है, वस्तु का आकार है वो हम H से व्यक्त करते हैं, तो ये तो क्या आ गया, H आ गया। ये क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के आकार को हम H' से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, तो नीचे की तरफ है। जो भी जितनी भी हम दूरियां लेंगे वो क्या ली जाएंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। अगर हम वस्तु की बिंदु P से अगर दूरी देखें तो वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होती है वो -u हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। इधर वाली साइड बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। और प्रतिबिंब को देखो, ये भी क्या है, बाईं ओर है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या लेते हैं, v लेते हैं। ओके, ये इसके लिए साइन कन्वेंशन हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गई। अब इसको हम फॉर्मूला निकालते हैं, ये डेरिवेशन करते हैं, ये सूत्र व्युत्पत्ति करते हैं।
अब इस डायग्राम से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है चित्र से, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डेस बी डेस पी में। इन दोनों त्रिभुजों को देखो, ए बी पी और ए डेस बी डेस पी। इन दोनों त्रिभुजों को हम देखें तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये 90 डिग्री कोण है, ये इसके बराबर है 90 डिग्री है दोनों, ये कोण इसके बराबर, ये दोनों एकांतर कोण है। तो ये दोनों त्रिभुजों में संगत जो कोण है वो बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो चूंकि देखो, चूंकि त्रिभुज ए बी पी व ए डेस बी डेस पी परस्पर क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई हुई है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर में केवल कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात लेना है, केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भुजाओं का ही अनुपात लेना है। तो पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं, ये ऊर्ध्वाधर भुजा ए डेस बी डेस, इसलिए क्या जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए डेस बी डेस। इसके संगत भुजा कौन सी है, इस त्रिभुज की ए बी है, बराबर। अब हमने ऊर्ध्वाधर भुजा ले ली है, अब क्षैतिज भुजा लेते हैं। पहले इसकी ली थी हमने भुजा, तो इसकी क्षैतिज भुजा क्या हो जाएगी, पी बी डेस। ओके, अब इसकी क्षैतिज, इसके संगत इस बड़े वाले त्रिभुज की क्षैतिज भुजा क्या है, पी बी। ओके ओके, अब देखिए चिन्ह परिपाटी लेते हैं। सिंस हमें पता है कि ए डेस बी डेस क्या है, ए डेस बी डेस यहाँ पर देखो तो क्या है, माइनस एच डेस है। ए बी क्या है, ए बी इस डायग्राम से देखो एच है। पी बी डेस क्या है, पी बी डेस देखो यहाँ से पी बी डेस क्या है, माइनस वी है। पी बी क्या है, यहाँ से देखो पी बी जो कितना है, माइनस यू है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे ले, तो इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस एच डेस अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन माइनस यू। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू क्या, माइनस वी अपॉन यू आ गया। और ये एच डेस अपॉन एच किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ओके और नोट ओके ओके। अब देखिए ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया, वो बहुत ही सिंपल है, डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में हमें एक की प्रॉपर्टी लगानी है कि इस डायग्राम में दो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म हम यहाँ पर इसका लगा देते हैं और इन सभी की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो m से रिलेटेड हम इसके कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखते हैं कि m की वैल्यू जिस प्रकार हमने u v f ओके एच एच डेस, इन सभी को हमने चिन्ह सहित पढ़ा था कि इनका चिन्ह कैसे लेना है, प्लस कब में आएगा, माइनस से कब आएगा। तो m की वैल्यू है उसको भी हम चिन्ह सहित काम में लेना है, m की वैल्यू प्लस कब होगी और माइनस से कब होगी। तो देखिए स्मॉल m के लिए चिन्ह परिपाटी, ओके यहाँ पर हम 4 बिंदु लिखते हैं। यदि स्मॉल m ग्रेटर देन 1 हो, स्मॉल m की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, तब क्या होगा, वस्तु बड़ी होगी कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, वो हम देखते हैं। सिंस हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, एच डेस अपॉन एच होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। ओके, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो m इक्वल टू ये है, तो एच डेस अपॉन एच भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, एच डेस अपॉन एच
इज आल्सो ग्रेटर देन 1, ये भी 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h डैश से इस h को इधर भेज दो तो h डैश ग्रेटर देन क्या आ गया, h। ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यदि m की वैल्यू, यदि m का संख्यात्मक मान, क्या संख्यात्मक मान 1 से बड़ा होगा तब प्रतिबिंब होगा वो बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। तो m की वैल्यू को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा होगा कि बिंब बड़ा होगा। ओके, दूसरा पॉइंट। ओके, अगर m, दूसरा बिंदु देखें, अगर m की वैल्यू 1 से कम है, m लेस देन 1 है, तो अगेन देखिए, तो सिंस हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, h डैश अपॉन h इज लेस देन 1, तो h डैश इज लेस देन क्या गया, h। यहाँ से आप देखो ये प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब से क्या है, छोटा है। कब, जब m की संख्यात्मक वैल्यू 1 से कम होगी। तो m की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तब वस्तु का आकार जो है वो बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होगा, या हम कहें कि प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो ये तो हो गया चिन्ह नहीं, यहाँ पर तो हमें केवल ये पता चल रहा है कि प्रतिबिंब बड़ा है कि बिंब बड़ा है। ओके, अब देखिए तीसरा बिंदु देखो, यदि m क्या हो, धनात्मक हो, m की वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो। m अगर धनात्मक होगा तो m धनात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है। h क्या होता है, h होता है बिंब का आकार, और बिंब हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। तो h को हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में। अब देखिए m का मान, h का मान तो रख दिया, m पे जो साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो इन दोनों के चिन्हों से ही तो आएगा। h तो हमेशा प्लस रहेगा। अब m की वैल्यू प्लस तभी आएगी जब h डैश की वैल्यू भी क्या हो, प्लस हो। h डैश की वैल्यू भी क्या हो, प्लस हो। प्लस बटे प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया, m की वैल्यू प्लस आ गई। तो यहाँ से हम देखें तो m की वैल्यू प्लस तभी आएगी जब h डैश क्या हो, प्लस हो। h डैश प्लस का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। तो देखिए यहाँ पर अगर m की वैल्यू प्लस है, ओके, m की वैल्यू प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी है, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या लेनी है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब सीधा व आभासी है, सीधा व आभासी है, तो m क्या लेना है, प्लस में लेना है। क्या लेना है, प्लस में लेना है। अब देखिए m की वैल्यू माइनस में कब लेनी है, m की वैल्यू माइनस में कब होगी। देखो ये इसी से अगेन इसी से देखते हैं हम, h तो हमेशा प्लस रहेगा, m की वैल्यू माइनस तभी आएगी जब ये h डैश क्या आएगा, माइनस। माइनस बटे प्लस क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस आ गया। तो m की वैल्यू ऋणात्मक कब लेनी है, m की वैल्यू ऋणात्मक तभी होगी जब h डैश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और h डैश ऋणात्मक तभी हो सकता है जब आपका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने। कैसे बने, नीचे। नीचे बन रहा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। ओके, तो प्रतिबिंब जब आपको क्वेश्चन में प्रतिबिंब ये दिया हो कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, या तो केवल उल्टा लिखा हो सकता है, उल्टा तो वास्तविक है ही है, या केवल वास्तविक लिखा हो सकता है, या दोनों भी लिखे हो सकते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक लिखा होता है, m की वैल्यू क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ इस चीज को कि आपको इन चारों बिंदुओं से क्या पता चल रहा है। ओके, जैसे m की वैल्यू ये है हमारे पास, m इक्वल टू -3 है। क्या है, -3। अब देखो इसमें आप कहोगे कि m की वैल्यू अब वो बताओ 1 से बड़ी है कि छोटी।
अब आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे तो आप ये देखोगे -3 है वो क्या होता है, 0 से छोटा ही हो या 1 से छोटा ही होता है ना। यहाँ पर केवल संख्यात्मक मान लेना है, हमें क्या लेना है, संख्यात्मक, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह तो अलग चीज को, अलग मतलब क्वांटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर केवल हमें संख्यात्मक मान लेना है 3। तो 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब m की वैल्यू 1 से बड़ी है। और यहाँ से देखो इससे सीधा हमें पता चल जाता है कि भाई m की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम सीधा ही कहेंगे यहाँ पर कि प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। अब दूसरी चीज आ गई माइनस। यहाँ पर देखो इसमें दो चीजें, एक माइनस का चिन्ह है और एक 3 है। ये तो प्रतिबिंब के आकार को व्यक्त करेगा और ये प्रतिबिंब की प्रकृति को व्यक्त करता है। 3 से पता चल रहा है कि 3 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। और ये माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, ऋणात्मक का, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक वह उल्टा होगा। समझ में आ गई ये बात है। अगर मान लो आपको हमें ये दे रखा है m बराबर दे दिया हमें +0.5, ओके, तो देखो 0.5 अलग लिख लेते हैं, प्लस अलग लिख लेते हैं, प्लस अलग हो गया, 0.5 अलग हो गया। ये संख्यात्मक वैल्यू जो है वो m की वैल्यू 1 से छोटी की बड़ी है, बड़ी है ना, अरे छोटी है, m से छोटी है, m से सॉरी 1 से छोटी है, क्या है, 1 से छोटी है। तो 1 से ये अगर छोटी होगी तो m की वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 1 है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब अपना क्या है, आभासी व सीधा है। ओके और नॉट ओके, ओके। तो ये m के लिए आपके m का जो साइन है वो कैसे लेना है, और m से हमें, m की वैल्यू से हमें ये पता चल जाती है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, m की एक तो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान से तो ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। और साइन जो है m के आगे जो साइन लगेगा प्लस माइनस साइन ये शो करेगा कि प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है, वो वास्तविक वो उल्टा है या आभासी व सीधा है। ओके, अब देखो कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर बनाएंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, m बराबर हमारे पास क्या है, -v/u, और एक हमारे पास दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u + 1/v। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो m, v और u में है, ये फॉर्मूला f, u और v में है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। इसमें देखो m नहीं है ना, अगर हम फोकस दूरी और m में फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पर तो देखो फोकस दूरी तो है, m नहीं है, यहाँ पर m है तो फोकस दूरी नहीं है। तो हम m और f इन दोनों में एक सूत्र बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों को काम में लेकर ही हम फॉर्मूला बनाएंगे दोनों में। अब देखिए दर्पण शुद्ध, देखो यहां से हम देखते हैं, हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे m u व f में, इन तीनों में फॉर्मूला बनाते हैं। दर्पण सूत्र ले लेते हैं हम, 1/f बराबर 1/u + 1/v। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें u चाहिए, तो इसका मतलब u चाहिए तो हमें v हटाना है। तो हम दोनों पक्षों को u से गुणा कर दो, दोनों पक्षों को किससे गुणा करना है, u से गुणा करना है। जिसके लिए हम जिसके संबंध में हम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर u है तो जिसके संबंध में हम निकालेंगे, जिसका संबंध में हम निकालेंगे तो उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों पक्षों को u से गुणा कर देते हैं। तो u/f बराबर u/u + u/v। ओके, दोनों पक्षों को हमने u से गुणा कर दिया है। तो यहाँ से तो आ गया u/f बराबर ये आ गया a + u/v। ओके, अब इस u और v को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज दो, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -u/v
बराबर 1 माइनस यू अपॉन एफ। एलसीएम क्या है? एफ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस यू बटे वी बराबर, यहाँ पर एलसीएम क्या है? एफ है, तो ऊपर एफ माइनस क्या आ जाएगा, ये यू हो जाएगा। ओके और नॉट ओके? ओके। अब देखिए हमारे पास जो m जो होता है, सिंस m जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, u अपॉन वी आया, तो इसको इनवर्स कर दो। माइनस वी अपॉन यू लिख दिया, तो इसको भी इनवर्स कर देंगे, f अपॉन f माइनस क्या आ गया, u आ गया। और सिंस अब यहाँ से लिखेंगे, सिंस m बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू, हेंस हमारे पास इसकी जगह m लिख देंगे, m बराबर आ गया f अपॉन f माइनस u। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया m f और u। अगर हमें दो राशियां दी गई हो, m f दिया हो तो u निकाल सकते हैं, u और m दिया हो तो f निकाल सकते हैं, f और u दिया तो m निकाल सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। ओके ओके। अब देखिए हम रिलेशन जो है वो हम निकालेंगे। आपको ये पूरी कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो केवल आपको बताया है कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें एम वी एफ में निकालना है रिलेशन। किसमें निकालना है? एम वी और एफ में हमें रिलेशन निकालना है। तो u में निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों पक्षों को u से गुणा किया था, और v में निकालने के लिए दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, v से गुणा करेंगे। तो v से दोनों पक्षों को गुणा कर दिया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास v बटे f, ये आ गया v बटे u, ये आ गया 1। इस v अपॉन u को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। ये इधर आकर माइनस का u अपॉन v हो गया, ये इधर जाकर 1 माइनस क्या आ गया, v अपॉन एफ आ गया। इधर राइट साइड में जो है इसका हम एलसीएम लेंगे, v बटे u बराबर एलसीएम जो आया वो f आया, f माइनस क्या आ गया, u। यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे क्या? यहाँ पर रिवर्स करने की हमें जरूरत है क्या? नहीं है, सीधा ही हमारे पास v अपॉन u ही आ गया। v अपॉन u माइनस v अपॉन u ही क्या होता है, m होता है। तो सिंस m बराबर होता है माइनस v अपॉन u, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, f माइनस u अपॉन f। ये हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी ये v था, ये v है, v था ना यहाँ पर, v है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। ओके, ये हमारे पास वो u में था और ये v में है। अगर v दिया हो, इतने को, ये अपने पास जो फॉर्मूला है वो तीन क्वांटिटियों में, तीन राशियों में है, m f और v में। कोई भी दो राशियां हमें गिवन होगी, हम तीसरी राशि इस सूत्र से निकाल सकते हैं। m और f गिवन है तो v निकाल लेंगे, v और f गिवन है तो हमें m निकाल लेंगे, और f और v गिवन है तो m निकाल लेंगे, m और f गिवन है तो v। ठीक है, तो हम इस सूत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही हमें फॉर्मूले का चुनाव करना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमें पूछा गया है। तो हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, अगले मैं आपको इसकी क्वेश्चनों की PDF बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।